हाय ऑल, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत मजे से अपनी लाइफ जी रहे होंगे हमेशा की तरह, और अब तक आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल पड़ी होगी, राइट? तो इसी चलने के प्रोसेस में, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपकी टीचर हूं प्रियंका झा, जो आपको बायोलॉजी पढ़ाती है, और आप सब जुड़े हुए हैं हमारे साथ स्कोर प्लस फाउंडेशन पे, राइट? सो आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे, जहाँ पे हम साथ में मिलकर चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं और एग्जीक्यूट करना सीखते हैं, राइट? तो इसी पढ़ने लिखने के सिलसिले में बेटा हम आगे चल पड़े हैं एक न्यू चैप्टर के साथ। आई गेस ये बहुत रिक्वेस्टेड चैप्टर है कि मैम ये करवा दो, ये करवा दो, तो बिल्कुल से मैं यहाँ पर हूँ और हमने करना ही है। सिलेबस तो फिनिश करेंगे ना बोर्ड एग्जाम से पहले, ऑब्वियस सी बात है। तो हम यहाँ पर आ गए हैं बेटा न्यू चैप्टर के साथ, और अगर आपको पता है कि मैम कौन सा चैप्टर है तो मैं आपको इतना हिंट दे सकती हूँ कि ये आपकी बुक का 8th चैप्टर है बेटा, राइट? और 8th चैप्टर कौन सा है? इट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। लाइफ प्रोसेसेस के बाद ये जो चैप्टर है ये अपने आप में काफी ज्यादा नंबर होल्ड करता है, राइट? तो लाइफ प्रोसेसेस जो है वो पूरे बेटा 10-11 नंबर के लिए आता है आपके पेपर में। उसके बाद जितने जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, अपना ये हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस हो गया, हेरिडिटी वाला चैप्टर हो गया, तो ये सारे के सारे चैप्टर्स जो है 6-7 नंबर के लिए एग्जाम में आते ही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनके अंदर बहुत बारीक चीज़ें हैं दैट वी नीड टू नो, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, है ना? तो आज हम इसी चैप्टर के साथ आगे बढ़ने वाले हैं और स्टार्ट करने वाले हैं कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। बट हाउ का आंसर करने से पहले हम वाई का आंसर करेंगे कि वाई रिप्रोडक्शन चाहिए ही क्यों? बहुत अच्छा सवाल कि भाई हम इतनी चीजें पढ़ रहे हैं, कैसे हो रहा है उससे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है ना कि वो क्या है और क्यों हो रहा है ना? तो बेटा जब हम बात करते हैं अपने रिप्रोडक्शन की, तो लेट्स जस्ट आंसर कि रिप्रोडक्शन एक्चुअल में क्या है। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें, उससे पहले थोड़ा पेन का कलर चेंज करेंगे क्योंकि बच्चों को दिखना भी तो चाहिए ना। यस, तो अगर हम बोले कि रिप्रोडक्शन है तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है, देखो ध्यान से इस वर्ड को ही चाहे तुम देख लो, इसमें क्या लिखा है? री हिंदी में री को क्या कहते हैं? कोई भी चीज रिपीट करना, कोई चीज दोबारा होना, कोई चीज जब अगेन एंड अगेन होगी तब हम वर्ड यूज करते हैं री। जैसे टीचर कह देती है ना री राइट दिस, बड़ा दुख होता है यार, कितने मेहनत से नोट्स बनाए थे, टीचर ने कह दिया री राइट, मतलब कि दोबारा लिखो, है ना? तो वैसे ही अगर इसमें देखें, री में क्या आ रहा है? दोबारा, और उसके आगे क्या लिखा है? प्रोडक्शन, मतलब कोई चीज तो है जो प्रोड्यूस होगी, कोई चीज है जो जनरेट होगी। तो बेटा जनरेट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, दोबारा हो रही है, मतलब कि कोई चीज बार बार जन्म लेने वाली है। प्रोडक्शन इज अ काइंड ऑफ जन्म लेना ओनली, नो, है ना? कोई चीज हम दोबारा बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं? ऑब्वियसली क्योंकि हम बायो पढ़ रहे हैं, हम बेटा ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। तो इतनी जो इंफॉर्मेशन हमें अभी मैम से मिली है, इसको अगर हम कंबाइन कर दें तो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगा। क्या डेफिनेशन आएगा? डेफिनेशन इसका आ जाएगा दैट रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, हम लिखेंगे इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग वर्ड ही लेते हैं क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए याद करना। प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स। अब बोलोगे मैम ये ऑफस्प्रिंग्स कहाँ से आ गया? बता रही है बेटा मैम, थोड़ी देर में आप सबको बता रही है, पहले डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स, है ना? ऑफस्प्रिंग्स कह लो या फिर आप इसे बेटा चाइल्ड या चिल्ड्रन कह सकते हैं। बट आपको मैं सजेशन यही दूंगी कि डू नॉट यूज द वर्ड चिल्ड्रन। क्यों? एक चीज पहले जान लो कि चिल्ड्रन जो है दे सिंपली मीन ऑफस्प्रिंग, है ना? ऑफस्प्रिंग्स का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो बच्चे होते हैं, है ना? अब हमने ये वर्ड क्यों चुना? अब सिंपल सा लॉजिक है, इंसान के बच्चों को चिल्ड्रन कहते हैं ना, बट ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इंसान ही रिप्रोड्यूस करते हैं। डॉग्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, कैट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, काऊ भी रिप्रोड्यूस करती है, तो वो बुरा नहीं मान जाएंगे कि यार तुमने इंसानों के बच्चों का नाम लिख दिया? दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग्स, नहीं ऑफस्प्रिंग हम चिल्ड्रन वर्ड यूज करेंगे, है ना? प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन। तो गाय, भैंस, डॉग, कैट सब बुरा मान जाएगी कि हमारे बच्चे तुम्हारे लिए वैल्यू नहीं करते, राइट?
द पपीज, किटन, ऐसी चीजें भी लिखो ना, हमारे बच्चों को भी इंपॉर्टेंस दो। तो भाई इतना तो हम कितना ही लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। तो बहुत सिंपली हम क्या करते हैं, हम एक नया वर्ड लेके आगे, बेटा अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर लीजिए, दैट इज ऑफस्प्रिंग्स। इट सिंपली मीन्स चिल्ड्रन, राइट। तो इसीलिए हम यहां पे बेटा ऑफस्प्रिंग वर्ड के साथ जाएंगे। वी आर नॉट गोइंग टू गो विद द वर्ड चिल्ड्रन। हमें किसी को भी बुरा नहीं मनवाना है ना। तो प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, ऑफ देयर ओन काइंड, ठीक है। अब बात यह है कि जो ऑफस्प्रिंग्स हो रहे हैं वो उनके जैसे होने चाहिए। डॉग का बच्चा डॉग होता है, कैट का बच्चा कैट होता है, इंसानों का बच्चा इंसान होता है ना। तो जो भी रिप्रोडक्शन बेटा हो रही है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपने जैसा करते हैं, राइट। तो हमने अब तक इतना लिख दिया कि ये प्रोसेस है जिसमें ऑफस्प्रिंग बेटा प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि अपने माता पिता जैसे दिखते हैं। तो माता पिता को भी तो मेंशन करना है ना, ऑफ देयर ओन काइंड बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो बाय एन ऑर्गेनिज्म, या तो आप ये डेफिनेशन लिख दो या फिर सिंपली आप लिख दो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन और प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। और इस डेफिनेशन में बेटा दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है ये वर्ड ऑफस्प्रिंग और दूसरा है ये ओन काइंड। ये दो वर्ड्स लिख देंगे तो आपके नंबर पूरे पूरे हो जाएंगे जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो ये तो बात हो गई जी डेफिनेशन की कि रिप्रोडक्शन होता क्या है ना। अब अपने मेन सवाल पे आते हैं कि क्यों हो रहा है, राइट। तो देखो अब मैंने एक सुंदर सा यहाँ पेड़ बनाना है, ठीक है। तो अपने पास बहुत सारे पौधे हैं, है ना। तो ये पौधा है गुलाब का, ठीक है। डोंट जज माई डायग्राम प्लीज, है ना। यस, तो हमने क्या कर लिया, हमने एक गुलाब का पौधा ले लिया, बहुत प्यारा सा गुलाब। यस, सो मान लो तुम्हारे पास एक गुलाब का पौधा है, कितने प्यारे लगते हैं ना गुलाब। लेकिन ये जो गुलाब का पौधा है, ये पौधा बेटा हमेशा ऐसे ही रहेगा। मतलब कि ये बॉर्न हुआ, ये पैदा हुआ, ये बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद ना ये एक दिन मर जाएगा, राइट। मतलब कि इसने अपनी पूरी लाइफ टाइम में, इसने अपनी लाइफ साइकिल में कोई भी रिप्रोडक्शन शो नहीं करी। अगर इसने नो रिप्रोडक्शन शो करी बेटा तो क्या होगा, आपके पास एक गुलाब का पौधा था, इससे नए पौधे नहीं आए, तो अल्टीमेटली जब ये पौधा मर जाएगा, इसके मरने के बाद तो आपके पास पौधे ही नहीं होंगे गुलाब के, है ना। तो आपको तो फिर गुलाब देखने को ही नहीं मिलता। लेकिन आपको गुलाब देखने को मिल रहे हैं ना, एक नहीं बहुत सारे मिल रहे हैं, अलग अलग कलर्स के मिल रहे हैं। तो ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि इस गुलाब ने बेटा रिप्रोडक्शन शो करी। तो जब रिप्रोडक्शन शो करी तो रिप्रोडक्शन की वजह से क्या हो रहा है, पहली चीज जो हो रही है बेटा, इट इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। मतलब कि एक पर्टिकुलर जो चीज है, चाहे गुलाब कह लो, चाहे डॉग कह लो, या कोई भी चीज, वो साल दर साल, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जब रिप्रोड्यूस करेगी तो वो हमेशा अर्थ पे बनी रहेगी, हमेशा अर्थ पे बनी रहेगी। तो ये हो गया पहला अपना पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन का, राइट। दूसरी चीज, रिप्रोडक्शन की वजह से बेटा स्पीशीज में आती है वेरिएशन, राइट। स्पीशीज में क्या आती है, वेरिएशन। और इस वेरिएशन की वजह से क्या होता है, इस वेरिएशन का बेटा फायदा ये है कि इसकी वजह से जो सबसे अच्छा ऑर्गेनिज्म है, जो एकदम फिट है, वो इजीली एनवायरनमेंट में सरवाइव कर जाता है, ठीक है। जो वेरिएशन है वो गवर्न करता है सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। कैसे, ये थोड़ी देर में हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो इन दो रीजंस की वजह से जो रिप्रोडक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, और थोड़ी इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जवाब है कि व्हाई वी नीड रिप्रोडक्शन, ठीक है। आई होप दैट इतना अब सबको क्लियर हो गया होगा कि रिप्रोडक्शन क्या है और इसकी नीड क्या है ना। तो इतना अब जब सबको क्लियर हो गया तो हम चलने वाले हैं आगे और हम जानेंगे कि ये जो वेरिएशन है ये कहाँ से आ रही है और रिप्रोडक्शन में एक्चुअली
हो क्या रहा है। तो व्हेन वी आर मूविंग अहेड, ऑब्वियसली न्यू स्लाइड आ गया और इस पे हेडिंग देख के थोड़ा बहुत आप लोग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे होंगे कि हाँ कुछ तो डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड है और वेरिएशन से। तो अगर मैं पहले यहां वर्ड उठा लूं बेटा रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का मतलब होता है टू मेक कॉपीज। मैंने क्या करना है, मैंने बेटा कॉपीज बनानी है ना। जैसे हम जेरोक्स कराने जाते हैं शॉप पे, एक हमारे पास कॉपी है, उसको जेरोक्स मशीन में डाल दिया, फिर उसके बहुत सारे प्रिंट आउट्स होते रहते हैं एंड अल्टीमेटली हमारे पास बहुत सारी शीट्स आ जाती है एक जैसी डिट्टो, है ना। तो ये सेम चीज होती है बेटा रेप्लिकेशन में। लेकिन यहाँ रेप्लिकेट क्या हो रहा है, यहाँ रेप्लिकेट हो रहा है अपना डीएनए, राइट। अब ये जो डीएनए है ये हमें कहाँ मिलता है, ये हमें मिलता है जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, क्योंकि ये लिविंग है, इनकी बॉडी में कैसे प्रोसेसेस होंगे, लाइफ प्रोसेसेस मत बोलना, क्योंकि लाइफ प्रोसेसेस तो वो प्रोसेसेस है जो हमारी लाइफ को गवर्न करने के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन लाइफ प्रोसेसेस भी एक तरीके के प्रोसेस है ना, केमिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेसेस हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं। तो अगर इन तीनों वर्ड्स को देखो तो बेटा जो हमारी लाइफ में चीजें हो रही, जो हमारी बॉडी में चीजें हो रही हैं, दे आर बेसिकली द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो हमारी बॉडी में होते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, मशीन तो है नहीं, हम बेटा मशीन नहीं है। जैसे तुमने एक जेरोक्स का पेपर लिया, मतलब उसमें कुछ लिखा हुआ था, तुमने उसे जेरोक्स किया, मशीन में डालोगे, तुम डाल दोगे कि भाई मुझे इसकी 100 कॉपीज चाहिए, राइट। तो तुम्हें वो 100 एकदम सेम बना के देगा। बट अगर हम अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं तो हम क्योंकि लिविंग है, हमारे अंदर क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रही हैं, ये वो प्रोसेसेस हैं जो ऑब्वियसली जितनी बार कॉपीज बनाएगा सेम जरूरी नहीं है कि बनेगा। 10 सेम बनेंगे, 20 सेम बनेंगे, लेकिन एक टाइम पे चेंज आएगा, राइट। तो ये जो है ये बेटा 100% एक्यूरेट नहीं होते, ठीक है। दीज आर नॉट 100% एक्यूरेट। तो अब जब ये 100% एक्यूरेट नहीं है तो क्या होगा मैम, तो बेटा जब ये 100% नहीं है एक्यूरेट, तो जितनी बार कॉपीज बनेंगी, इसकी वजह से जो कॉपीज हैं, देयरफॉर द कॉपीज प्रोड्यूस्ड हैव डिफरेंसेस, ठीक है। इनमें डिफरेंसेस होते हैं और इन्हीं डिफरेंसेस को बेटा म्यूटेशन भी कहते हैं। आप इस टर्म के बारे में हायर क्लासेस में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बस आप इतना जान लीजिए कि जो डिफरेंसेस क्रिएट होती हैं कॉपीज बनते वक्त, जो चेंजेस थोड़े बहुत आते हैं, उन्हीं को हम म्यूटेशन जो है वो कहते हैं, राइट। इतना आई होप समझ आ गया होगा। अब जब ये म्यूटेशन हुआ तो ऑब्वियसली जब ये डीएनए कॉपी हो रही है तो ये डीएनए कॉपी क्यों हो रहा है ना। इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब एक बार ये जान लेते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन क्यों हो रहा है। अब तुमने एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाना है, एक ऑर्गेनिज्म को न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ देना है, तो वो अपनी बॉडी से देगा ना। तो अगर अपनी बॉडी का हिस्सा काट के अलग कर देगा तो दैट विल बी अ डिफरेंट सिनेरियो। बट क्योंकि हमने ऑर्गेनिजम्स बनाने हैं, इसके लिए हमें और ज़्यादा सेल्स चाहिए होंगे ताकि पूरा ऑर्गेनिज्म बने, और उसी चीज़ के लिए बेटा डीएनए रेप्लिकेट होता है सो दैट हमारे पास बहुत सारे सेल्स आ जाएंगे एंड अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर सकेगा, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो ऑब्वियसली एक ऑर्गेनिज्म दूसरे जैसा दिख सकता है ना। तो जब ये डीएनए रेप्लिकेशन हुई बेटा, तो इस डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से जो ऑर्गेनिजम्स क्रिएट होंगे, राइट, जो ऑर्गेनिजम्स क्रिएट होंगे वो या तो एग्जैक्ट कॉपीज होंगे अपने पेरेंट के, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स क्रिएट हुए या तो वो एग्जैक्ट कॉपीज होंगे, मतलब कि वो एकदम से क्लोन्स होंगे, क्लोन्स कह लो, जैसे ट्विन्स होते हैं ना, आइडेंटिकल ट्विन्स, वैसा सा, या तो क्लोन्स होंगे या फिर बेटा वो डिफर करेंगे अपने पेरेंट से, डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। लेकिन
इस डिफरेंट का ये मतलब नहीं है कि भाई सब कुछ अलग होगा। इस डिफरेंट का मतलब ये है बेटा कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, आर सिमिलर in appearance but not same, but not exactly same। मतलब कि ऑब्वियसली जब इंसान का बच्चा इंसान होगा तो उसके पास भी तो 2 हाथ 2 पैर 1 नाक 2 कान होगा ना, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। तो सिमिलर का यही मतलब है कि जिसका जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट जैसा दिखेगा, बट डिट्टो नहीं दिखेगा। हम में से कोई भी एग्जैक्टली अपने मम्मी पापा की कॉपीज नहीं है ना। हमारे पास वही 2 हाथ 2 पैर 1 नाक 2 कान है, लेकिन हम ट्विंस जैसे नहीं है। ट्विंस का सिनेरियो थोड़ा अलग हो जाता है, बट हम पेरेंट्स के ट्विंस तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। सो जब ऐसा हो रहा है तो ये एक टाइप की रिप्रोडक्शन बना देता है, जब ऐसा हो रहा है तो ये अलग टाइप की रिप्रोडक्शन बना देता है, राइट। तो बेटा ये बात हो गई अपने डीएनए रेप्लिकेशन की। अब ना थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो डिफरेंसेस आए हैं, क्या इन डिफरेंसेस का कोई फायदा है। तो ऑब्वियसली जब ये चीज हो रही है तो कुछ ना कुछ तो इसका फायदा होगा। तो जल्दी से अब उस फायदे की भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। उससे पहले इसे थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे। तो यस, इतना सबको विजिबल होना चाहिए। हाँ, तो अब क्या करेंगे हम, अब हम बोलेंगे कि ये जो डिफरेंसेस हुए हैं, इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से अब क्या आएगा पता है, अब आएगा वेरिएशन। दीज डिफरेंसेस लीड्स टू वेरिएशन। अब इस वेरिएशन का क्या फायदा है। वेरिएशन जैसे हमने आपको बेटा थोड़ी देर पहले बताया था कि ये सर्वाइवल में हेल्पफुल होगा, बट अब कैसे होगा मैम ये भी बता दो। ठीक है जी, बताते हैं। अब सोचो कि कोई ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे सेम है, दिखने में भी सेम है और हरकतें भी सबकी सेम है ना। और अगर कोई एक नेचुरल चीज हुई, मतलब कि एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस हुए, तो उससे क्या होगा, उससे ऑर्गेनिज्म को क्या फर्क पहुंचेगा। समझ आया नहीं आया? कोई और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं अपना। अब अपने ही घर में देख लो कि बहुत सारे लोग होंगे, है ना। आपके भाई बहन होंगे, दादा दादी होंगे, कोई भी होंगे। एक घर में 5-7 लोग तो होते ही हैं। अब मान लो आ गई जी गर्मी या फिर आ गई सर्दी, तो जब गर्मी का मौसम आता है तो किसी किसी को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है ना, और किसी किसी को ठीक ठीक लगती है। जैसे अगर लेट्स से पंखा ही चला दिया, है ना। सर्दियों का एग्जांपल ले लो। अब जैसे सर्दियां आ रही हैं तो किसी को अभी से ठंड लगने लग गई होगी और किसी को अभी भी गर्मी लगती होगी। तो जब पंखा चलाते हैं तो उस बात पे बवाल हो जाता है कि हाय हाय मुझे तो ठंड लग रही है, तुमने पंखा क्यों चला दिया, है ना। और वहीं पे जो जिसने पंखा चलाया है वो बोलेगा मुझे तो गर्मी लग रही है। तो ये कैसे हुआ? मौसम तो सबके लिए बराबर है, लेकिन एक को गर्मी लग रही है, एक को सर्दी लग रही है। ऐसा कैसे हो गया? ये बेटा हुआ बिकॉज ऑफ द वेरिएशन। हम सारे लोग एक दूसरे से अलग हैं, राइट। अब इसी चीज में देख लो कि मान लो बहुत ज्यादा ठंड आ गई, है ना। अब जिसको तो ऑलरेडी ठंड लग रही थी, वो बेचारा उस कड़ाके की ठंड में तो जम जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म को कम सर्दी लग रही थी, है ना, जिसको पंखा चलाना था, मतलब उसको सर्दी बहुत ज्यादा नहीं लग रही। तो अगर बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ गई तो क्योंकि उसकी बॉडी थोड़ा अलग फंक्शन कर रही है, वो सरवाइव कर जाएगा, है ना। तो वेरिएशन का बेटा यही फायदा होता है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आ गई जो अलग है, नॉर्मल कंडीशन से अलग है, मतलब मान लो कि जो अपने पोलर रीजन्स है ना, वहां बर्फ है और अचानक से गर्मी पड़ जाए बहुत ज्यादा, तो अब तो वहां के ऑर्गेनिजम्स को भाई आदत है सर्दी की, अचानक से गर्मी आ जाएगी और अगर सारे ऑर्गेनिज्म सेम होंगे तो सारे के सारे जल के भस्म हो जाएंगे, है ना। लेकिन वहीं पे अगर अलग अलग ऑर्गेनिज्म है और सबकी अलग अलग टॉलरेंस है हीट को लेके, तो कुछ तो ऑब्वियसली खराब हो जाएंगे, कुछ ऑब्वियसली मर जाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिसकी टॉलरेंस कैपेसिटी अच्छी है वो वहां सरवाइव कर जाएगा। एंड ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएशंस की वजह से बेटा होगा। और ये जो वेरिएशंस है इसकी वजह से क्या होगा, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स
are able to survive in adverse environmental conditions. ठीक है, adverse environmental conditions. सो दिस इज समथिंग दैट विल बेटा जी हैपन जब हमारे पास वेरिएशंस होगी, और ये जो है, ये जो वेरिएशंस है हमें एक टाइप के रिप्रोडक्शन में देखने को मिलती है। तो मैम ये टाइप क्या क्या है, तो देखो यहाँ पे दो चीजें थी ना, एक में क्लोन्स बन रहे हैं, एक में जो है अलग बन रहे हैं। तो इस बेसिस पे हमारे पास दो टाइप की बेटा रिप्रोडक्शन होती है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है, तो जब हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल की ना, तो ये वो वाली रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, ऑफस्प्रिंग्स आर exact copies of their parents, ठीक है। और ये जो बेटा दूसरा वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से वेरिएशंस जो हैं वो बेटा यहाँ पे शो होते हैं, राइट। वेरिएशंस आर शोन इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब एक काम करते हैं, जब बेसिक सा हमें पता लग गया कि एसेक्सुअल क्या है, सेक्सुअल क्या है, तो इनके डिफरेंसेस के फॉर्म में ना इन दोनों को जानते बनते हैं, ठीक है, कि भाई क्या है एसेक्सुअल और क्या है सेक्सुअल। तो जो सबसे पहला पॉइंट है इन दोनों में डिफरेंस का वो ये है कि जो ये अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, मतलब कि सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। वेरी नाइस, है ना। तो एक ही पेरेंट है, कोई झंझट ही नहीं है दूसरा पेरेंट ढूंढने की, है ना। और इसमें बेटा टू पेरेंट्स होते हैं, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। बहुत बढ़िया। तो मैम इससे क्या होगा, अब इससे बेटा ये होगा कि जो सिंगल पेरेंट है अब वो अकेले कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा खुद को डिवाइड करके, और अगर खुद को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली इसमें गैमीट्स का कोई रोल नहीं है। तो हम यहां क्या लिख देंगे, नो गैमीट्स, नो गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट की जगह गैमीट लिख लो, नो गैमीट फॉर्मेशन हैपन्स हियर, ठीक है। और क्योंकि यहाँ दो पेरेंट है तो ऑब्वियसली दोनों पेरेंट अपने आप को काटेंगे, तो क्या ही मतलब रह जाएगा दो पेरेंट के होने का, है ना। तो कोई चीज होगी जो कि फ्यूज होगी, राइट। तो बेटा यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन जो है वो होती है, ठीक है। इस केस में वी विल बी एबल टू सी गैमीट फॉर्मेशन। अब जब गैमीट फॉर्मेशन हुई है तो फॉर्मेशन के साथ साथ उसकी फ्यूजन भी तो होगी ना। जब दो पेरेंट है, दोनों पेरेंट मिलके तो एक ही ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, तो एक ऑफस्प्रिंग बनने के लिए इन दोनों के गैमीट्स मीट करने चाहिए, तो फॉर्मेशन भी होती है और फ्यूजन भी होती है। यहां पे जब फॉर्मेशन ही नहीं हुई तो फ्यूजन क्यों होगी, राइट। इतना आई होप आप सबको अब समझ आ गया होगा। जब समझ आ गया तो तीसरा पॉइंट थोड़ा इसी से निकाल लेते हैं। तो इस केस में क्या होता है, ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादातर जो पेरेंट है ना, जो पेरेंट बॉडी है बेटा वो डिवाइड होती है, ठीक है, डिवाइड्स टू फॉर्म ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। या तो डिवाइड होती है या फिर इसी की बॉडी से जो ऑफस्प्रिंग्स है वो एज अ बड बेटा फॉर्म होते हैं, राइट। और यहां पे क्या होता है कि पेरेंट्स produce gametes which fuse to form offspring, ठीक है। ये चीज जो है बेटा ये हमें देखने को मिलती है जब हम बात करते हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब थोड़ा और आगे चलेंगे तो अपना चौथा पॉइंट आ जाता है। चौथा पॉइंट अब क्या आ जाएगा कि क्योंकि यहाँ पेरेंट की बॉडी डिवाइड हो रही है ना, पेरेंट खुद ही टूट के ऑफस्प्रिंग्स बना रहा है, तो जब पेरेंट टूटा तो ऑब्वियसली वो दोनों टुकड़े एक जैसे ही होंगे, पेरेंट जैसे ही होंगे, है ना। तो इसमें क्या लिखते हैं,
ऑफस्प्रिंग्स आर exact copies of parent, ठीक है। और इसमें क्या होगा, offsprings are similar in structure बेटा उनका सेम रहेगा, but differ in appearance, शक्लें जो हैं वो अलग रहेंगी। फीचर्स थोड़े बहुत सेम हो सकते हैं, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर है वो भी सेम रहेगा, दिखेंगे सेम नहीं, है ना। और लास्टली जब ये सारे पॉइंट्स हमने थोड़ा ध्यान से देख लिया, तो इस केस में बेटा नो वेरिएशन इन्वॉल्व्ड। ऑब्वियसली जब एग्जैक्ट कॉपी है तो वेरिएशन कहाँ से ही आएगा, अलग अलग कहाँ से ही दिखेंगे। और इस केस में क्या हो जाएगा, वेरिएशन इज ऑब्जर्व्ड या फिर वेरिएशन इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। अब इतना हो गया जब हम बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की। और एक पॉइंट ऑब्वियसली एग्जाम्पल लिखने के लिए भी तो चाहिए हमें, तो थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे और एग्जाम्पल के लिए जगह बनाएंगे। तो थोड़ा 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 छोटा, हाँ ठीक है, यस। तो अब जब छठा पॉइंट है बेटा, छठा पॉइंट क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल की किस किस के अंदर हो रहा है। तो ये हमें काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। अब एग्जाम्पल में आप इनके ऑर्गेनिज्म का ही नाम लिख दीजिए, जैसे कि अमीबा हो गया, ठीक है, स्पाइरोगायरा है, अपने पास हाइड्रा है, ठीक है। ये सारे बेटा इसके एग्जाम्पल हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे। वहीं अगर हम अपनी बात करें, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पे बेटा काफ़ी सारे प्लांट्स आएंगे, ठीक है। मतलब कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, एंड ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा एनिमल्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इनके एग्जाम्पल्स। तो ये हो गए बेटा डिफरेंसेस बिटवीन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड आई होप दैट आपको ये सारे के सारे डिफरेंसेस जो हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और इसी के साथ आपको समझ आ गया होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और जो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने इतनी जो चीज़ें हैं वो देख ली हैं, एंड क्लियर हो जानी चाहिए अब तक सारी चीज़ें। अगर हो गई हैं तो बहुत बढ़िया। और ऑब्वियसली जब इतना हमने देख लिया है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली हो कैसे रहा है ना, ये कैसे हो रहा है। तो आज तो चैप्टर का पहला सेशन था, तो हमने ओवरव्यू दिया है और हम डिटेल में देखने वाले हैं कि ये चीज़ कैसे होती है, ये चीज़ कैसे होती है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ इसके अगले सेशन में क्या होने वाला है। इसके अगले सेशन में बेटा हम इस एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। डिटेल मैम, यस, डिटेल्स जानेंगे, इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत तरीके के हैं और सबका लाइफस्टाइल अलग है, सबकी बॉडी डिजाइनिंग अलग है। तो ऑब्वियसली वो एक ही तरीके से सारे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो अलग अलग होगा। तो जब हम बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास बेस्ड ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। तो मेजरली हमारे पास यहाँ 5 हैं, जिसे हम कहते हैं फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। फिजन को अगर हम देखें तो फिजन का बेटा मतलब होता है टू ब्रेक। केमिस्ट्री में भी आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। फ्यूजन एक वर्ड होता है, मतलब जहां पे चीजें फ्यूज हो रही हैं, एक साथ मिल रही हैं, और फिजन मतलब कि ब्रेक हो रही हैं। तो इससे थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए कि इसमें क्या होगा। फ्रैगमेंटेशन में अगेन फ्रैगमेंट्स जो हैं वो क्रिएट होंगे। अब फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं? फ्रैगमेंट्स होते हैं बेटा किसी भी चीज के टुकड़े, राइट। तो टुकड़े होंगे तो किस चीज के होंगे? इतना तो पता है कि पेरेंट डिवाइड हो रहा है तो पेरेंट के होंगे, और टुकड़े होने से कुछ बनने वाला है। रीजनरेशन, रीजनरेशन में क्या होगा? जो भी चीजें हैं वो वापस से जनरेट होंगी, है ना।
रिफॉर्म होंगी। रिफॉर्म तो वैसे आप एक साथ मत लिखिए, राइट, तो री की जगह हम एक काम करते हैं, अगेन लिखते हैं रिफॉर्म से, वरना तुम एसएसटी वाले रिफॉर्म में चले जाओगे, ठीक है। अगेन फॉर्म होंगी, तो थोड़ा बहुत आइडिया इससे लगाइए। बडिंग में बड फॉर्मेशन होगा, अब उस बड से क्या होगा, ये बेटा अपना तुम बड जो है ना, पौधे वाला बड मत समझ लेना, जो अपने फूल खिलने से पहले बड बनता है, कली नहीं है ये है तो कुछ। और इसे जानने के लिए आपको नेक्स्ट सेशन के लिए यहाँ पे रहना पड़ेगा। वैसे देखो स्पोर फॉर्मेशन में भी कुछ फॉर्म हो रहा है, तो यू नीड टू स्टे ट्यून टिल द नेक्स्ट लेक्चर, ताकि हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल में जान सकें। उससे पहले इन सारे नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड करिए स्कोर प्लस ऐप, जो कि आपको इजीली गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। यहाँ पे सारा कंटेंट बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से ये सारे के सारे नोट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, एसएसटी सब के नोट्स जो है एक ही जगह मिल जाएंगे, तो इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि आपके पास ये ऐप है। सो डाउनलोड द ऐप एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, सो दैट आपको सारी चीज़ें और जितने भी अपडेट्स हैं वो भी वहाँ पे मिल जाएं, ठीक है। तो हम दोबारा से मिलने वाले हैं इसी चैप्टर के कॉन्टिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टाटा एवरीवन, बाय।